जी, तो मैं आ चुकी हूँ 56 एपिसोड के साथ नावल अमान परवरदा राइटर स्मरवा मिर्ज़ा नॉवेल्स। तो बहुत ही मज़े की एपिसोड है, यकीनन आपको पसंद आएगी। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। क्या वो हमारे जैसी है? यही ज़हीन था, पर अभी दारान इस सरप्राइज़ को बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहता था। हरगिज़ नहीं, बस मेरी एक मोहब्बत समझ लो। ये भी हो सकता है मैंने इसे तुम पर नज़र रखने को वहाँ रहने का कहा हो। दारान के लहजे में इस बार मस्ती थी। यही ने अपने बेजान दिल को गहरा सांस लेते तक़वियत दी। मुझ पर नज़र रखने की नौबत क्यों आई? वो शिकवा के ना था। दारान खुलकर हंसा। मैं तो अपने साय पर भी नज़र रखता हूँ, यही हैदर कि दगा ना दे जाए। तुम तो फिर अलग इंसान, अलग दिल, अलग सोच के मालिक किसी दूसरी जगह आते हो। ज़्यादा बेसकून होने की ज़रूरत नहीं, जो होता है बेहतर होता है। और हाँ, तुम मेरी वादी सुन सकेसर की ईमान परवरदगी को लेकर काफ़ी बदगुमान लगते हो। कभी तुम्हें तफसील समझाऊंगा, यकीनन चौंक जाओगे। रखता हूँ, अपडेट देते रहना। लाजवाब किए दारान ने राब्ता तोड़ा, लेकिन यही की कैफियत पर अकेले ही हंस पड़ा। अब तुम किसकी अमान परवरदा बनोगी दारिया? शिद्दत से मुंतज़िर हूँ। वो यकीनन चुना जा चुका होगा। एक अलोही सी मुस्कुराहट तब दारान के होंठों पर रक्स की, जब उसकी नज़र बादलों से हटे आसमान के बावजूद एक टूट कर चमकते सितारे पर जा ठहरी। वहीं दारिया ने अनीब को कॉफ़ी कॉल्स की, पर अनीब तो मरहम बनने में मसरूफ़ खुद भी सो चुकी थी। कि ऐसा कभी ना हुआ कि वो दारिया की कॉल ना उठाए, तभी वो भी परेशान हो चुकी थी। कितनी अजीब फितरत है तुम्हारी दादों की। ये अच्छा है कि धारान तुम्हारे पास है, एक समझदार इंसान। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। नींद ना आने के सबब मावल ने हयात को कॉल की। तब वो लॉन्च में ही मामू के साथ बैठा था। वो दोनों ही बातें कर रहे थे। जब मावल की कॉल आई तो हमीन पॉपकॉर्न बनाने उठ गया, क्योंकि आज मूवी नाइट थी। भैया ने आप पर गुस्सा होने के बावजूद मुझे यही कहा है कि मैं आपसे कभी बदगुमान ना हूँ। जिस मोहब्बत का इजहार अभी तक आपने नहीं किया, वो मेरे भैया ने मुझे बता दिया। उनको लगता है हयात खान उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो तफाहर इख्तियार किए साथ में तंज भी कर रही थी। हयात के होंठों पर खुशी हमकाती मुस्कुराहट रेंगी। तुम शिकायत कर रही हो? अयात की पुरहरारत से सरगोशी ने मावल को हफीफ सा ब्लश होने पर मजबूर किया। नहीं, बस ऐसे ही। करवट बदल ली और गैर मरई नुक्ते को खोजने लगी। इतनी आसानी से थोड़ा कह दूंगा, थोड़ा डीठ हूँ। हाँ, अगर आज तुम कहते कहते ना रुकती तो मुमकिन है इस वक्त मेरे पास होती। अयात के जुमले का मफहूम ऐसा था कि मावल का वजूद कपकपा कर रह गया। सुन सी कैफियत थी इस लड़की की। कहा था ना, अपना परस्त हैं, टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। जिससे मोहब्बत हो उसे सर पर बिठाते हैं, झुकाने का ख्याल भी नहीं सोचते। आपको बहैसियत हाकिम सब करना चाहिए, इजहार भी और मुझे राज़ी भी, लेकिन आपसे कुछ नहीं हो सकता। अपनी घबराहट छुपाने को वो सारा इल्ज़ाम हयात पर डाले खुद को मजबूत कर गई। मुझे इतना अंडर एस्टिमेट मत करो मावल। मेरे जज्बात अभी तुमने देखे ही नहीं, इनके हिसार में आना तो बहुत दूर की बात है। मैं जानता हूँ तुम्हें कैसे मनाना है और तुम मेरी जानिब से किस किस्म के इजहार की मुस्तहिक हो। वो इसके लिए फ़िक्र और चाहत से बड़े अंदाज में समझा रहा था, पर मावल को सबब भी चाहिए था। हाँ, आए बड़े, पता नहीं किसका इंतज़ार कर रहे। तो मुँह बसूर गई। सही समझी तुम, अयाद ने शरारत से जवाब दिया, जिस पर पहले तो वो उलझी, पर जब उसकी लफ्ज़ी जसारत समझ आई तो कान की लो तक लाल हुई। बाय। वो कॉल बंद करने को बड़बड़ाई, पर याद ने रोका। बात सुनो मावल, कभी भी कोई मसला या टेंशन हो जो तुम बाबा और दारान से भी ना कह सको, वो मुझसे कह सकती हो, दारिया से भी। लेकिन खुद को मत थकाना, समझ गई? उसके लहजे में ढेरों अपनायत थी जो मावल की हफ्की मिटा गई। वो मुस्कुराती। दारिया भाभी से कहूँगी, आपसे नहीं कहूँगी। तंग किया गया, पर वो ऐसे तंग होने पर राज़ी था। किसी से तो कहोगी, तुम्हारा दिल हल्का होना चाहिए, काफ़ी है मेरे लिए। वो इसे मोहब्बत से टूट जाते अंदाज पर फिदा हुई। मलिंगा, वो बेख्तियार पुकारी। वो खूबसूरत मुस्कुराया। कहो। शिद्दत से मुंतज़िर था उसे सुनने को। अगर मावल आपको मिल गई है तो इसे हर तरह अपने लिए संभालना आपका काम है। मैं ऐसी कोई कोशिश नहीं कर पाऊंगी, आप जानते हैं, क्योंकि दादू जैसी भी हैं, उनकी मोहब्बत, उनकी शफकत, उनका लम्स मेरे लिए कभी भी मतलब ही नहीं हुआ। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। आवाज़ भर आई थी, जबकि याद उसकी कैफियत अच्छे से जान रहा था। आई नो मावल, मैं संभाल लूँगा ये कीमती मता, तुम बस दिल और जान से मेरी रहना। अब तो मावल की रही से ही तकलीफ़ डर भी दूर हो गए। आप अगर मुझे जानते तो ये तमहीद ना बांधते। मैं दिलो जान से आप पर मर चुकी हूँ। वो अभी भी हयात को इजहार नहीं देना चाहती थी। तभी आखिरी जुमला सोच तक महदूद कर गई, लेकिन हयात के दिल ने सुन लिया। मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन अपनी बुरी किस्मत को भी मानता हूँ। बस तभी सच्चे जज्बात इंसान को थनाटोफिया में मुब्तला कर देते हैं। इस हास को खो देने का खौफ। वो उसके कमज़ोर और भीगे लबो लहजे पर घबरा कर उठ बैठी। हाँ, ना शुक्र है, जिसे मावल मिली हो उसकी किस्मत बुरी नहीं हो सकती। मैं ज़्यादा नाराज़ हूँ अब। वो पलों में उठ बैठी और रूठ गई। मावल, वो बस नाम ही पुकार सका और मावल की दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। सो जाओ, अल्लाह हाफिज़।
پھر خود ہی سے تاش کو توڑے وہ رابطہ ختم کر گیا، لیکن ماول سے پہلے سے زیادہ مشکل ہو گیا تھا سونا۔ تبھی وہ اٹھ کر داریہ کے پاس چلی گئی۔ وہ بھی عشاء کے بعد تھوڑی تلاوت کرنے کے بعد شال اپنے طرف لپیٹے لان میں آ کر واک کر رہی تھی۔ داران نے میسج چھوڑا تھا کہ وہ فجر تک ملے گا، اور تبھی داریہ، جس کی نیند اس شخص کی محتاج تھی، روٹھ گئی تھی۔ سردی کا احساس وادی میں لمحہ بلمحہ بڑھ رہا تھا۔ بابی، اتنی ٹھنڈ ہے، بیمار پڑ جائیں گی۔ ماول کی نرم فکر بھری پکار پر وہ رک کر پلٹی۔ یوز ٹو کر رہی ہوں خود کو تاکہ سال کے 365 دن میں ماہر شاہ کے ساتھ اس جگہ رہ سکوں۔ اس سے خوبصورت جواب شاید ہی کوئی دے پاتا۔ وہ قریب آ کر رک گئی۔ لیکن وہ تو صرف 2 ماہ رہتے ہیں یہاں، 10 ماہ اپنی جاب پر ہوتے ہیں۔ وہ بہت ماہر شارپ شوٹر ہیں ایک ڈیفنس بیورو میں، اس کے علاوہ ایتھلیٹ ٹرینر بھی ہیں موسکو میں۔ لیکن وہ اپنی جابس کے بارے میں زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتے، اور نہ ہم فیملی ممبرز کے علاوہ کسی کو اس بارے پتہ ہے۔ سب کو یہی علم ہے کہ وہ شاہ ولیمسیا کیمیکل انڈسٹری کے مالک اور بزنس مین ہیں۔ اتنا سب سنے داریہ کا دماغ سے چکرایا۔ اتنا سب ایک آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ کیا اس کے پاس کوئی جادوئی طاقت ہے؟ داریہ کے سوال پر ماول مسکرا دی، پھر ہنس پڑی۔ ایکچولی انہیں ہمیشہ سے شارپ شوٹر ہی بننا تھا۔ ٹرینر ان کی مجبوری رہی، کیونکہ اس اکیڈمی کا آنر بھیا کا بیسٹو تھا، لیکن اس کی اچانک ڈیتھ ہو گئی اور بزنس دادوں کے دباؤ کے سبب سنبھال رکھا ہے، ورنہ ان کو اپنے کام کے علاوہ کچھ پسند نہیں۔ اب تو 8-9 سال ہو گئے بھیا کو اس پروفیشن میں۔ وہ تو اپنی یونی لائف میں ہی ٹریننگ کے لیے سلیکٹ ہو گئے تھے۔ ہمیشہ ہم سب کو پراؤڈ فیل کروایا۔ اتنی بزی لائف کے باوجود جب وہ 2 ماہ کے لیے یہاں آتے ہیں تو ہر کمی پوری کرتے ہیں۔ اب تو انہوں نے محبت بھی کر لی۔ میں نے بہت ارمان سجائے تھے بھیا کی شادی کے لیے، لیکن سب پھیکا سا ہو گیا۔ پر آپ فکر مت کریں، دادوں کا غصہ اتر لے پھر ہم گرینڈ سرمنی کریں گے جیسا کہ وادی کے رواج ہیں۔ ماول کی چہک لوٹ آئی تھی۔ داریہ کو سب سے زیادہ خوشی بس اسی بات کی تھی۔ تم مجھ سے جب چاہے گلے لگ سکتی ہو، مجھے برا نہیں لگے گا۔ داریہ کی آفر پر وہ ہنس کر فوراً گلے لگی۔ دونوں کو دلی خوشی ملی۔ آپ بہت پیاری ہیں، ایٹیٹیوڈ گرل سی، اور ایسی ہی لڑکی میرے بھیا کے ساتھ سجتی۔ خیر آ جائیں، زیادہ یوز ٹو بھی نہ کریں خود کو اس ظالم ٹھنڈ کا کہ بھیا کو بیمار پڑ کر پریشان کر بیٹھے۔ ماول تو یہاں کا موسم سہ سکتی تھی، پر داریہ نہیں۔ اتنے پیار سے ماول نے کہا کہ داریہ منع نہ کر سکی۔ اس کے ہمراہ ہی شاہ حویلی کی طرف گامزن ہوئی۔ آیات لالا سے اب تک ناراض ہو؟ دونوں اندر آئیں تو حویلی میں موجود حدت جسموں کو گھیر کر سکون پہنچانے لگی۔ بڑے سے حال کی جانب آتش دان آگ اگلتا ہوا ٹھنڈ کو خود میں جذب کر رہا تھا۔ سیکرٹ بتاؤں آپ کو، لیکن ان سے مت کہیے گا، یہ امانت ہے باپی جانو۔ ایکچولی میں ان سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ مجھے اتنا سب برا کر کے بھی بہت اچھے لگتے ہیں، اور جب سے دادوں کا یہ والا سخت روپ سامنے آیا ہے نا، مجھے یقین ہے ہر انسان کا ایک برا چہرہ ضرور ہوتا ہے، لیکن زندگی گزارنے کے لیے ہمیں بہت بار ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ میرے بھیا نے مجھے ہمیشہ سکھایا ہے کہ برے کو کبھی برا نہ کہو جب تک وہ تمہارے ساتھ نہ برا بن جائے۔ وہ تو اس کے بعد بھی سامنے والے کو آخری حد تک پرکھتے ہیں۔ بھیا نے بھی بہت سی غلطیاں کر کے ہی یہ سبق سیکھے ہیں۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں ماول کی اتنی سمجھداری سچ میں حیرت کا جھٹکا ہی تھا۔ داریہ کو مسرت ہوئی۔ مجھے توقع نہ تھی تم اتنی حساس اور سمجھدار ہوگی۔ لالا بہت لکی ہیں، اور ہاں میں یہ ان کو نہیں بتاؤں گی، پر جب تمہیں اچھا لگا کہہ دینا۔ رہی بات ماہر شاہ کی، دکھائی دیتا ہے کہ اس نے بہت ٹھوکریں کھائیں۔ وہ واقعی بہت اچھا ہے۔ داریہ کے نرم لہجے پر تو ویسے ہی ماول فدا تھی، پھر جب وہ ماہر شاہ بول رہی تھی تو تب ماول کی آنکھیں پھیل کر مسکاتی۔ اچھے کو ہمیشہ اچھا ملتا ہے۔ خیر اب آپ آرام کریں۔ آپ یہ نہ کہیے گا کہ ماول کتنی باتونی ہے۔ میں واپس شرارتی ہونے والی ہوں، کیونکہ بھیا میری شرارتیں بہت مس کر رہے ہیں، تو آپ کا بھی خوب سر کھایا کروں گی۔ یہ سچ تھا، داریہ کو بہت بولنے والے چپکو لوگ پسند نہ تھے، پر ماول نے اسے ذرا بھی بور نہ کیا تھا۔ اٹس اوکے، میں اچھی سامع بننے کی پوری کوشش کروں گی۔ جاؤ آرام کرو۔ داریہ کے انداز سے چھلکتی شفقت پر ماول مسکراہٹ کا تبادلہ کرتی اپنے کمرے کا رخ کر گئی، جبکہ داریہ وہیں حال میں لگی آرام دہ صوفے پر جا بیٹھی، کیونکہ کمرہ ماہر کے بنا سے کاٹ کھاتا۔ یہاں وہ کمفرٹیبل بھی تھی اور پرسکون بھی۔ حمین اور ایاد نے نیٹ فلکس پر لاپن سیریز کا پارٹ 1 ایک ساتھ دیکھا، جس کی 5 ایپیسوڈ تھی، پر دونوں باتیں بھی کرتے رہے۔ یہ تو جب 2 بجنے کو آئے تب ایاد نے ماموں کی طرف مشکوک نگاہ ڈالی۔ بات سنیں، آپ مایا کے ساتھ کوئی رومانٹک مووی دیکھنے کے بجائے میرے ساتھ یہ چور چکوں والی 16+ سیریز انجوائے کر رہے ہیں؟ کیا یہ نئے نویلے دلہوں کے لچھن ہوتے ہیں؟ امو کی دکھتی رگ بانجا کھینچ گیا، تبھی تو موصوف آنکھیں سے چرا گئے۔ یار سو گئی ہوں گی وہ۔ حمید نے پاپ کارن کا باؤل چپٹ کر ٹالا۔ کتنے بورنگ ہیں آپ ماموں، وہ سو گئی اور آپ نے سونے دیا۔ یار یہی دن ہے آپ دو کی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے۔ سچ کہوں اگر ماول میرے پاس ہوتی تو آنکھ جھپکنے بھی نہ دیتا اسے۔ میری مانے آپ مایا کو کل ڈنر پر لے جائیں، پھر لانگ ڈرائیونگ پر
आयात को पहले तो अपने मसाइल से फुर्सत ना थी, पर अब वो दारिया और अपना कट्ठा फ़र्ज़ निभा कर अम्मा बनने के फ़र्ज़ उठाए ऑफ़र पेश कर रहा था। वो तो मैं ले जाऊँगा, पर ये जो तुम्हारे मावल को लेकर नेक इरादे हैं बेटा, मेरे हाथों से पिट ना जाना फिर। आया बड़ा सुलेमान खान। हर इंसान स्पेस का मुस्तहिक है, वरना रिश्ते बोझ और टोक बनते देर नहीं लगते। मामू ने नेक वांझे को आड़े हाथों लिया, जिस पर अयात खुलकर हंसा। यार, जब आपकी उम्र पर जाऊंगा ना, फिर मावल को स्पेस भी दे लूँगा जितना वो चाहेगी, लेकिन मेरे इरादे आपकी आपकी इस बार आपकी तमार की धमकी से भी कमज़ोर ना होंगे। मैं तो लम्हे गिन रहा हूँ कब वो मेरे पास आए। अयात के फिल्मीपन पर मामू ने कान दबोचा, लेकिन फिर दोनों हंस दिए। खैर, अब आप जाएं, बाकी सीरीज़ फिर कभी देख लेंगे। सो भी गई तो अब जगा लीजिएगा अपनी माया डार्लिंग को। एक तो वो पहले ही लेट मिली, ऊपर से आपकी दरिया दिली हमें हमारे कज़न सिबलिंग्स के लिए तरसाने वाली दिखाई दे रही है। अयात का पूरा दिल हो रहा था मामू से जूते खाने का। बकवास नहीं करो अयात खान, चपेट पड़ जाएगी, खराफाती इंसान। मामू का घबरा कर कुशन बरसाते ही भागना देखे अयात का कहकहा गोया मासूम हमीन का कमरे तक पीछा करता रहा। मामू यार, कितने प्यारे हैं आप, आपकी मुस्कुराहट आखिरी सांस तक देखनी नसीब हो, आमीन। अयाद ने वही लाम लेट होते वापस से सीरीज़ कंटिन्यू की, लेकिन दिल आज मौसूफ का काफ़ी पुरसुकून था। हमीन चेंज की हस्ब मामूल माया के बराबर लेट गया, लेकिन आज वो सच में सो चुकी थी, या शायद हमीन के बढ़ते कदम की खुमारी ने इस अप्सरा पर नींद को हर डर जज्ब किए मेहरबान कर दिया था। हमीर उसकी बंद आंखें और पुरसुकून चेहरा देखे अपने अंदर आसूदगी बढ़ती महसूस कर रहा था। वो एहसास फिर से ख्वासों पर आ बैठा तो हमीर ने उसके चेहरे का हर हर दिलकश नक्श देखा, नजरें संवार कर फेरी। लेकिन शायद माया की गहरी नींद इसे आज इस आँच देती नज़र को भी फरामोश करने पर मजबूर कर चुकी थी। हमीर ने उसका हाथ अपने हाथ में लिए अपने होंठों के करीब लाए, चूमा, फिर पकड़कर अपने दिल पर रखा और करवट पर लेटी माया की बंद आंखें देखता अकेले में ही माया की हालत याद करते हंस दिया। हाँ, वो हंसी सो चमकदार पानियों से धुली और शफाफ थी। एक लंबी तवील रात गुजर गई। फजर की नमाज अदा करने के बाद दारिया ने फिर से हनीफ को कॉल की, मगर फिर भी पिक ना हुई तो मजबूरन आकिब को कॉल करने लगी। भले इस पर सख्त गुस्सा थी, लेकिन हनीफ को भी उसका इतनी बार फ़ोन इग्नोर नहीं करती थी। आकिब के बजते फ़ोन पर हनीफ की आंख खुली तो पहले तो उसने हड़बड़ाकर मेज़ पर पड़े आकिब के फ़ोन की बेल साइलेंट की, मगर जब अपनी पोजीशन महसूस हुई तो अब तक यहाँ होने पर खौफ से पीली पड़ गई। ये तो आकिब अभी तक सो रहा था तो अनीब की सांस में सांस आई, वरना अगर जाग जाता तो वो अपने यहाँ होने की हरगिज़ सफाई न दे पाती। बहुत एहतियात से उठी और आकिब के सर के नीचे कुशन एडजस्ट किए, सांस रोके उठकर परे हुई और अपना फ़ोन उठाकर बाहर को निकलने लगी, मगर प्यास के शदीद एहसास के सबब किचन चली गई ताकि पानी पी ले फिर निकले। हाँ दारिया, अनीब की कॉल पर दारिया ने झट से कॉल ली और अनीब की आवाज़ सुने से तसल्ली मिली। कहाँ थी तुम मन्नू, कल से कॉल्स कर रही हूँ, आर यू ओके? दारिया ने एक सांस में ही कई सवाल किए तो डिस्पेंसर से गिलास जोड़कर पानी निकालती अनु भीखा सा जमाई लेती मुस्कुराई। दारिया ने एक सांस में ही कई सवाल किए तो डिस्पेंसर से गिलास जोड़कर पानी निकालती अनु भीखा सा जमाई लेती मुस्कुराई। लंबी कहानी है मेरी जान, मिलकर सुनाऊंगी, बस ये समझो आकिब की ज़िंदगी के सच जान चुकी हूँ और ये गद्दारी करके भी बहुत पुरसुकून हूँ। अनीब की गैर वाज़ेह तफसील सुने पहले तो दारिया उलझी, फिर मुस्कुरा दी। मतलब यकीनन वो ड्रंक था और कुछ बड़बड़ा बैठा। आई एम राइट डार्लिंग। दारिया की चहक काबिल तहसीन थी। या इतना तो पता चला वो मुझसे नफ़रत नहीं करता दारिया, और सिर्फ ये जानकर मैं उसकी हर ज़्यादती माफ़ करने पर तैयार हो गई, क्योंकि ज़िद शायद मैंने भी की इससे। वो तो बहुत मासूम सा है, आई फील हर्ट फॉर हिम, और मोहब्बत इसका तो पूछो ही मत। अनीब के उनसीयत से लबरेज लहजे ने दारिया को बहुत खुशी दी। कहा था मैंने कि मैं उसके लिए इतनी अहम नहीं जितनी तुम ज़रूरी हो। तुम जानती हो अन्नू, उसके अंदर की यही मासूमियत मुझे आज तक इससे बांध कर रखे हुए है। हर इंसान को मोहब्बत और नफ़रत का सलीका नहीं होता, और बाज़ औक़ात हमें साथ देकर ये उलझनें दूर करनी पड़ती हैं। अगर वो तुमसे अब भी नफ़रत नहीं करता तो कभी नहीं कर सकता। मैं खुश हूँ अपनी अन्नू के लिए। अनीब का दिल ठहरे समंदर जैसा शांत था इस वक्त, लेकिन फिर यहाँ से निकलने का सोचे वो घबराई। अच्छा ठीक है, फिर हम बात करते हैं बाद में, मुझे इसके जागने से पहले निकलना होगा। मैं नहीं चाहती इस वक्त सामना हो, क्योंकि डर है इस पर कुर्बान ही ना हो जाऊं। पागल भी कर सकता है और कुछ उल्टा भी हाँक सकती हूँ। अनीब की घबराहट पर दारिया खुलकर हंसी। ओके निकलो, शाबाश, सी यू। दारिया ने फौरी इजाज़त दी, जबकि अनीब ने पानी पीने को कुर्सी संभाली। वहीं आकिब की बेहोशी भी झटके से टूटी। सर में उठते शदीद दर्द के सबब वो बैठते चकरा कर रह गया। कराहने के संग पैर ज़मीन पर उतारे, मगर दर्द से सर की नसें फट रही थी। तभी उठकर कमरे का रुख करने लगा, पर नज़र अपने हाथ पर गई जहाँ
पट्टी बंधी थी। ये पट्टी तो मैंने नहीं करवाई थी। फिर खुद से बोलते ही इख्तिताम तक आकिब के चेहरे की रंगत बदली। ये सिर्फ एक ही इंसान कर सकता था। वो बेकरारी से घर की सिमत लपका। मगर अनीब की बुरी किस्मत कह ले कि जब वो दबे पैर किचन से निकल रही थी तभी सामने से आते आकिब से बुरी तरह टकरा गई। आकिब ने इसी जख्मी हाथ से उसको पकड़कर गिरने से बचाया, मगर डर और खौफ के सबब वो फौरी दीवार से लगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसके नज़दीक से रख कर गुस्से से सवाल किया। अनीब ने अभी पानी पिया था, पर इस सवाल का जवाब देते उसे लगा उसका गला बंजर सहरा है। मैं कुछ नहीं, मुंह फेर कर जाना चाहा, पर वो मज़ीद नज़दीक हुए। दोनों हाथ तरफ हाथ टिकाए। फरार का रास्ता बंद कर चुका था। तो यहाँ मौजूदगी की वजाहत दो। किस लिए आई हो अनीब? कब आई थी? बोलो। इस बार वो चीखा। अनीम ने नज़र उठाए, उसके गुस्से से सुर्ख होते चेहरे को देखा, जिसमें सर दर्द का असर भी मिला हुआ था। महमूद अंकल ने बताया था तुम्हारा हाथ जख्मी है। बस बैंडेज करने आई थी, जा ही रही हूँ। बाबा ये दादो को नहीं बताया उन्होंने, ताकि परेशान ना हो। कम होता एतमाद बहाल करते बताया, पर आकिब ने यकीन कर लेना था कि अनीब की खुशफहमी थी। तुम तो हमेशा के लिए सब ख़त्म करके चली गई थी। तुम्हारी चाहत तो ये थी कि मैं तुम्हारी एक झलक तक को तरसूं। तो फिर मैं मरूं या जियो, तुम होती कौन हो मेरे लिए दौड़ कर आ जाने वाली? वो सफाकियत से इसी का कहा याद दिलाकर गुस्सा दिलाने की कोशिश में था। कज़न तो हैं हम, सो तुम ड्रंक भी हो ये भी बताया था उन्होंने। तुम्हें कुछ होता तो बाबा और दादो, समंताई जान सबको बहुत तकलीफ पहुंचती। मैं किसी के आंसू नहीं देखना चाहती, तभी चली आई। आंखें चुराते हनूज ठहर ठहर कर जवाब दिया ताकि उसकी तशफ़ी हो। मैं ड्रंक था तभी आई होगी तुम, फसातन जो हो। फ़ायदा उठाने आई थी ना। वो क्यों नहीं भड़क रही, यही सोचे वो इस पर गलत बात कर गया। शट अप, ऐसी गिरी सोच तुम ही को मुबारक। वो उसके सीने पर दबाव देती बिगड़ी, पर इसे इंच भी हिला न सकी। फिर क्या मकसद था कि मेरी दुश्मन मेरी मसीहाई करने पहुंच गई? क्या कुछ कहा था मैंने तुमसे? उसके सवाल से इतना तो समझ गई कि इसे रात के बारे कुछ याद नहीं, तभी मजीद पुरसुकून हुई। तुम्हें कुछ याद नहीं? अनीब ने महसूस होते पूछा। आकिब के माथे की रागदनी, कहीं कुछ कर तो नहीं दिया मैंने तुम्हारे साथ अनीब जहांगीर, जो तुम्हारी आंखें इजाफी चमक से भरी हुई हैं? वो भूल गई थी कि बज़ाहिर जहरीले होने में ये आदमी डिग्री याफ्ता है। तुम्हें खुद पर इतना गुरूर है किस चीज़ का कि महान? आखिर क्यों मैं तुम्हारी होकर चमकती फिरूं? इसमें कौन सा रिश्क है? तुम मेरे साथ कुछ करते और मैं होने देती? याद रखो, ड्रंक तुम थे, मैं नहीं। इस पर लेवल की आग लगाई गई। आकिब के तन मन से नादीदा धुआं उठने लगा। मैं अब नहीं पीऊँगा, ना तुम्हें तो मौका दूँगा। मुझे कमज़ोर देखो। वो गुस्से से जब ये कहे पलटा, तो अनीम ने फ़ौरन से करीब आते उसको रोका। वो सरसरी सा पलटा। अच्छा, ये बदलाव क्यों? खुशगवार हैरत से बोली। शायद मैंने किसी से वादा किया था, याद नहीं आ रहा, लेकिन किसी हाथ से किया था। वो अब भी गायब दिमागी का शिकार था। अनीब की आंखों में मोहब्बत का तूफान वाजिया हुआ। ओह, कोई और भी हास हो गया। वो जेलस होने की अदाकारी कर गई, जिस पर वो मुकम्मल तौर पर पलटा और उसकी बाजू से दबोच कर अपनी ओर खींचा। अनीब की आंखों में पहले सरूर ने खुद में थोड़ा दर्द उंडेल लिया। तुम नाराज़ ही रहो मुझसे, यही बेहतर है। मेरे आगे पीछे दोबारा नज़र मत आना। तुम तो किसी की जानिब से की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करती हो, मर जाती हो, माफ़ नहीं करती हो। तुम मेरे लिए नरमी दिखाना बंद करो। मैं मर गया तो चंद दिन रोकर सब भूल जाएंगे। इतना ख़ास और ज़रूरी नहीं हूँ कि किसी की सांस या दिल रुके। तुम्हें एडवांस में हलकान होने की ज़रूरत नहीं है। खुद अजियती की इंतहा किए वो उसको खुद से दूर रहने का कह रहा था, मगर हनीफ का दिल उसके मशवरों और ताकीदों पर फट सा गया। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तुम्हारे मरने पर किसी का सांस नहीं रुकेगा, किसी का दिल नहीं थमेगा, सिवाय हनीफ के। उसकी नज़दीक से की आंखों में झांकी, जिनको देर से सोने के बावजूद सुहाई ने जकड़ा था। वो इस लड़की की कैफियत तक था मुबहम, मगर तंजिया मुस्कुराया। हाँ तो दूर हो जाओ ना। उसकी आंखों के यकसर अलग बेबाक रंग देखकर इसे याद दिला रहा था कि वो उसके करीब नहीं, उससे दूर ही सजती है। आकिब के लहजे में मुंजमद नमी भांपे अनीब का सांस सा थम गया। उसके लहजे में छाए गम को असल जानकर वो हदें भूल गई। क्यों हो जाऊं दूर तुमसे? उसके चेहरे के नक्श नक्श से अनीब की जिद्दी नज़र अपना सर टकरा रही थी। आकिब ने अपना हाथ गैर इरादा उसकी कमर की तरफ जमाते से मज़ीद सीने से जोड़ने तक नज़दीक खींचा। बस यहाँ आकर वो दोनों अपने अपने हॉल से निकल गए, जैसे दो रंग पानी में मिले हों और एक दूसरे में घुलने ही वाले हों। नाराज़ थी ना तुम? फिर क्यों आ गई? मेरे लिए मोहब्बत करती हो अब भी? उसकी नर्म मगर रूह झंझोड़ती कुर्बत में सांस लेता हुआ सर फटने का दर्द को लम्हा पर भूल गया। आकिब की फरेफ्ता निगाहें अच्छे भले दिल को नाकारा कर सकती थी ना। मोहब्बत भी कोई करने वाली चीज़ है। वो फौरी मुकर गई। अपना हाथ बढ़ाकर उसकी दुखती कनपट्टी को हौले से दबाया, जिस सबब आकिब को अजीब सा आराम महसूस हुआ। फिर क्यों आई हो? बोलो अनीब।
وہ اس کا ہاتھ سر سے جھٹک کر اس کی ٹھوڑی پہ پکڑ جمائے چہرہ اوپر کیے بولا جیسے مر رہا ہو اس لڑکی کے منہ سے یہ سننے کے لیے کہ وہ ابھی اس کی دیوانی ہے، جس راہ پر دل ڈال دیتا ہے مجھے چلنا پڑتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ میرے پیر زخمی ہو جائیں گے۔ انیب کے فلسفے پر عاقب کے ماتھے کی تیوریاں نمایاں ہوئیں۔ بکواس نہیں سننی مجھے، سے آنکھوں میں اشتعال کی سرخی لیے وہ پھاڑ کھاتا کرایا۔ انیب نے تیزی سے آنکھیں جھپکتے اسے دیکھا۔ تم بھی مت کرو میرے ساتھ بکواس، پھر لیو می تاکہ میں یہاں آنے والی غلطی کو یہاں سے جا کر سدھار سکوں۔ دانت پیس کر گھورتے غصیلے انداز میں کر جواب دیا۔ تو عاقب کے سنجیدہ ہونٹوں کے کنارے سلگتی مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ انیب جہانگیر سے ایسی ہی امید تھی۔ جاؤ سدھار لو اپنی ہر غلطی۔ ایک برا شرابی اور جگہ جگہ منہ مارنے والا کم از کم انیب جہانگیر کی چوائس نہیں ہو سکتا۔ ڈائیورس چاہتی ہو نا؟ فائن۔ اس کے کہے الفاظ پر تھم گئی، پیروں سے جیسے جان نکل گئی ہو۔ کیوں بڑی جلدی ہار مان لی عاقب موہان صاحب نے؟ اتنی جلدی آزادی دے دو گے تو تمہاری قید کی توہین نہیں ہوگی؟ اپنی تکلیف بیان نہ کرتی سابقہ شفاق لہجے میں بولی۔ چاہتی کیا ہو تم؟ اس کی ٹون پر بپھرا۔ تم اتنا پڑھ لکھ کر بھی جاہل ہی ہو، یہی نہیں جان سکے کہ نیب کیا چاہتی ہے؟ آگ لگا دو اپنی ڈگریوں کو۔ اس کو دھکیل کر پلٹی مگر عاقب نے اس کی کلائی پر گرفت مضبوط کیے اسے واپس دھکیل کر اپنے سامنے لایا۔ وہی تو بکواس کر رہا ہوں، کیا چاہتی ہو؟ میں نے تو سنا تھا لڑکیاں بہت جذباتی ہوتی ہیں، انہیں کوئی پسند بھی ہو تو چھپا نہیں سکتی۔ پھر تم کیسی لڑکی ہو جو اپنے جذبات کو اتنا دبا چکی ہو کہ ان بیچاروں کا سانس گھٹ چکا ہے؟ ضرورت سے باری لہجہ لیے وہ گرا ہی تو اٹھا، دماغ پہلے ہی سن تھا، اوپر سے یہ لڑکی جان کا عذاب محسوس ہو رہی تھی۔ انیب چپ رہ کر اریٹیٹ مت کرو۔ وہ کچھ بول ہی نہ سکی، بس اسے شکایت بھری نگاہوں سے تکنے لگی۔ وہ جھک نہیں سکتی تھی، وہ جھکاتا جا رہا تھا۔ چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو۔ اس کے ہاتھ سے کلائی جھٹک کر وہ اس بار اسے روکنے کی مہلت دیے بنا بھاگ گئی، جبکہ یہ چوائس عاقب پر ڈال کر اسے مشکل میں مبتلا چھوڑ گئی۔ فرق ہی نہیں پڑے گا اسے، محبت کیا مر سکتی ہے؟ نہیں نا؟ تو اس کی کیسے مر گئی؟ کیا یہ میرے لیے دکھ کا مقام ہے؟ نہیں تو مجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے اسے بے بس دیکھ کر، اسے روتا دیکھ کر؟ اف کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ بس کچھ مت سوچ عاقب، عزیز سے ملنا ہے آج تجھے، باہر میں جائیے۔ اپنے بدلتے جذبات حلق دبا رہے تھے، لیکن فی الحال وہ ان معاملات کو سوچنا بھی افورڈ نہ کر سکتا تھا، جبکہ انیب کی ساری خوشی اپنی ہی انا کھا چکی تھی۔ جاری ہے، کون کون داریہ داران کو مس کر رہا ہے؟ بھئی اب وی آئی پی کپل ہے وہ تو تھوڑا انتظار فرمائیں۔ کیسی لگی کس؟ تھوڑی ہلکی پھلکی اور اسموتھ سی کس دی ہے، کیونکہ بہت زیادہ انٹینس اور بہت زیادہ سویٹ پڑھ کے بھی انسان بور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ چینل لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو چینل بھی دکھے اور کس بھی دکھائی دے سکے۔ تو ہم ملتے ہیں 57 ایپیسوڈ میں، اچھے اچھے ریویوز اور تبصرے دینے مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔